Hello everyone. Today I am going to deliver lecture on AC harmonic analysis of single phase voltage source inverters. आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन टू द फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड हार्मोनिक्स, AC हार्मोनिक एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स फॉर द इन्वर्टर. व्हाट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म? जब भी हम किसी बुक में देखते हैं तो हमें इसी तरह की मैथमेटिकल इक्वेशंस मिलती हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए, लेकिन इनको देख के हमें घबराना नहीं है. मैं आपको बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ फोरियर ट्रांसफॉर्म समझाऊंगा आगे आने वाली नेक्स्ट स्लाइड्स में. Let xt be the periodic function with period t. तो हम एक फंक्शन लेते हैं x of t जो कि एक पीरियोडिक फंक्शन है और उसका टाइम पीरियड t है. इसका मतलब वो टाइम पीरियड t के बाद रिपीट कर रहा है और यहाँ पर nt मीन्स उतनी उसकी हायर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, मीन्स वो उतनी जल्दी रिपीट करेगा. देन वी कैन राइट, मेरे पास ये रहा उसका पीरियोडिक फंक्शन. तो पीरियोडिक फंक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म ये होगी. तो अब इस पीरियोडिक फंक्शन को हम फोरियर सीरीज में इस तरह से लिख सकते हैं: x of t is equal to a naught by 2 प्लस समेशन ऑफ कोसाइन टर्म्स एंड साइन टर्म्स. तो एक कोस टर्म आ रही है हमारे पास और साइन टर्म आ रही है. अब यहाँ पे जो a n है ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, और b n क्या है, ये भी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं. a n और b n कोफिशिएंट्स जो हैं, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज हम इन फॉर्मूलाज के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर अ फंक्शन विद पीरियड t, अब कोई भी जो मेरे पास पीरियोडिक फंक्शन था जिसका टाइम पीरियड t है, तो उसकी फ्रिक्वेंसीज जो हैं उनमें साइन टर्म्स भी आ रही थी, कोसाइन टर्म्स भी आ रही थी. उनकी जो फ्रिक्वेंसीज थी वो 1/t, 2/t, 3/t आ रही हैं. जैसे पिछली स्लाइड में देखें हम, यहाँ पर nt/t है. इसका क्या मतलब है, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है. तो वही हमारे पास 1/t, 2/t, 3/t है. इसका मतलब वो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज के मल्टीपल हैं. तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हमारी 1/t है, तो वो उसी के कुछ मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज होंगी. मतलब जैसे हमारी एसी सर्किट्स में 50 हर्ट्ज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, तो उसी का मल्टीपल सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, मींस सेकंड हार्मोनिक होगा तो वो 50 इंटू 2 100 हर्ट्ज होगा. थर्ड हार्मोनिक 50 इंटू 3 150 हर्ट्ज होगा, सो ऑन. देयरफॉर जो फ्रिक्वेंसी है जो हमारी एनटी, उसको हम एनथ हार्मोनिक बोलते हैं. तो फोरियर सीरीज एक्चुअल में कर क्या रही है, वो डिकम्पोज कर रही है पीरियोडिक फंक्शन को, पीरियोडिक फंक्शन के टुकड़े कर रही है इनटू साइन एंड कोसाइन में. कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन हो, चाहे वो स्क्वायर वेव हो, ट्रायंगुलर वेव हो, पीरियोडिक मींस वो रिपीट कर रहा है अपने आप, कुछ टाइम पीरियड के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, तो उसको मैं तोड़ सकता हूँ साइन की टर्म्स में भी और कोसाइन की टर्म्स में भी. और वो जो साइन की टर्म्स है और कोसाइन की टर्म्स है, उनको हम nth हार्मोनिक्स बोलते हैं. जितने ज्यादा हम हार्मोनिक्स इंक्लूड करेंगे उतने ज्यादा हम किसी भी फंक्शन को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं. अब इवन फंक्शन है तो उसका क्या मतलब है, x ऑफ t विल बी इक्वल टू x ऑफ माइनस टी. मीन्स अगर उसकी वैल्यू हम इनवर्स भी कर रहे हैं तब भी वो एक्चुअल वैल्यू ही दे रहा है, रिपीट कर रहा है. तो उस केस में, इवन फंक्शंस के केस में, जो फोरियर एक्सपेंशन होगा उसमें सिर्फ कोसाइन वैल्यूज ही होंगी, साइन टर्म्स एब्सेंट होंगी. इसी तरह से जो ऑड फंक्शंस हैं उनमें क्या होगा, सिर्फ साइन की वैल्यूज होंगी, कोसाइन टर्म्स एब्सेंट होंगी. अब फोरियर एनालिसिस को समझते हैं एक एग्जांपल के साथ. जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं चाय की रेसिपी, ठीक है. टी की रेसिपी से हम फोरियर एनालिसिस को समझेंगे. फोरियर एनालिसिस या फोरियर ट्रांसफॉर्म करता क्या है, वो हमारा एक नजरिया कंज्यूमर से प्रोड्यूसर में चेंज करता है. कंज्यूमर को कुछ मतलब नहीं होता कि कोई चीज कैसे बनी है, उसे तो सिर्फ कंज्यूम करना है, लेकिन वो हमारा नजरिया कंज्यूमर से प्रोड्यूसर में चेंज कर देता है. प्रोड्यूसर जो बना रहा है उस चीज को, उसको पता होना चाहिए कि ये चीज कैसे बनी है. इसलिए मेरे पास क्या है, व्हाट डू आई हैव से हमारा नजरिया चेंज हो जाएगा कि ये चीज बनी कैसे थी, हाउ वाज इट मेड. इसलिए सबसे पहले हम चाय लेते हैं. अब मान लीजिए मेरे पास एक चाय है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिल्टर लगाना पड़ेगा. तो चाय पत्ती का मैंने फिल्टर लिया, तो फिल्टर से, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है. एक फिल्टर मैं लेता हूं, जैसे उससे क्या होगा कि वो चाय जो पत्ती पड़ी हुई है उसको फिल्टर कर देगा.
उससे मैं नाप सकता हूँ कि कितने स्पून चाय पत्ती उस चाय बनाने में यूज़ हुई थी। तो मान लीजिए कि 1 कप चाय बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच चाय पत्ती यूज़ की है। अब आगे फिर मैं शुगर का फ़िल्टर लगाऊँगा, चीनी का, तो अब मुझे पता चलेगा कि उसको चाय को बनाने के लिए कितनी चीनी डली थी। तो मान लीजिए मैंने 1 कप चाय के लिए 2 चम्मच चीनी यूज़ की है। नेक्स्ट इसी तरह से मिल्क का फ़िल्टर, फिर पानी का फ़िल्टर, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आधा ग्लास दूध यूज़ हुआ है या 1 ग्लास दूध यूज़ हुआ था उसको बनाने के लिए, पानी कितने अमाउंट में यूज़ हुआ था। तो इन फ़िल्टर्स की मदद से मुझे पूरी रेसिपी मिल गई कि चाय बनी कैसे थी। तो फॉरियर एनालिसिस भी यही काम कर रही है, वो हमारा कंज्यूमर से जो व्यू पॉइंट है, उसको ट्रांसफ़ॉर्म कर रही है टू द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर। तो अब जो प्रोड्यूसर है, अब चाय वो बनाना चाहता है दोबारा, मान लीजिए मैं दोबारा से वही चाय बनाना चाहता हूँ। अब तभी वही सेम टेस्ट आएगा अगर मुझे रेसिपी पता होगी। तब वो तभी बना सकता हूँ अगर मुझे पता होगी कि उसके क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म यही कर रहा है। वो किसी भी चीज़ के आगे टुकड़े कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि वो चीज़, बेसिक चीज़ कैसे बनी थी, किन हिस्सों के साथ मिलके बनी है। तो जब हमारे पास वो जानकारी होगी कि वो आगे कौन से आगे सब पार्ट्स हैं उसके, फिर हम उनको फाइन ट्यून कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उससे हम न्यू रेसिपी या जो हम चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। अब हम हार्मोनिक्स के बारे में जानते हैं, विजुअलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स ऑन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। इस साइन वेवफॉर्म में हार्मोनिक्स का क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे पहले साइन वेव हम एक लेते हैं, लेट अस से यहाँ पे मैंने 220 वोल्ट्स की साइन वेवफॉर्म जनरेट की है। अब ये नेक्स्ट डायग्राम में हमारे पास थर्ड हार्मोनिक आ गया। थर्ड हार्मोनिक का मतलब क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे ब्लू लाइन में सिर्फ एक ही साइकिल है। ये ब्लू लाइन में हमारे पास एक ही साइकिल आ रहा है, ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की। और ये थर्ड हार्मोनिक है, इसका मतलब इतने ही टाइम पीरियड में उसकी 3 टाइम्स की फ्रीक्वेंसी। 3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे देखिए 1 साइकिल, फिर 2 साइकिल, फिर आगे तीसरा साइकिल, 3 साइकिल्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये हमारा पास थर्ड हार्मोनिक है। फिर इसी तरह से फिफ्थ हार्मोनिक उतने ही टाइम पीरियड टी में हमारे पास 5 साइकिल्स कंप्लीट होंगे। ये जो पर्पल में डॉटेड लाइंस हैं, ये हमारे फिफ्थ हार्मोनिक शो कर रहा है। अब इफेक्ट पढ़ते हैं। अब देखिए फंडामेंटल हार्मोनिक को जब थर्ड हार्मोनिक ऐड होता है तो वो जो मेन फ्रीक्वेंसी थी उसकी वेवफॉर्म को कैसे चेंज कर रहा है। जो ग्रीन लाइन है ये डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म है, जो ब्लू लाइन थी वो हमारी डिजायर्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की, और जो ग्रीन लाइन है वो शो कर रही है कि थर्ड हार्मोनिक की वजह से जो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म पे क्या डिस्टॉर्शन हो रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसी तरह से जब थर्ड हार्मोनिक भी इंक्लूड कर दें, फिफ्थ हार्मोनिक भी इंक्लूड कर दें, तो वो साइन वेव को और ज्यादा डिस्टॉर्ट कर देगा। ये आप देखिए सिर्फ थर्ड और फिफ्थ हार्मोनिक से ही इतनी ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है। अब आगे सेवंथ हार्मोनिक भी हम आगे ऐड करें तो, और नाइन्थ हार्मोनिक ऐड करें तो और ज्यादा वेवफॉर्म हमारी डिस्टॉर्ट होती जाएगी। तो वो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म ना रह के कुछ और डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म हो जाएगी, लेकिन वो पीरियोडिक जरूर रहेगी। अब हम ऐसे हार्मोनिक एनालिसिस डिस्कस करेंगे। जो इन्वर्टर की आउटपुट है वो पीरियोडिक तो होती है, लेकिन नॉन साइनोसॉइडल है, स्केयर वेव ऐसी आती है हमारे पास। अब हमने फॉरियर एनालिसिस में क्या पढ़ा कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को हम तोड़ सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं, इसमें साइन की वेव्स में और कोसाइन की वेव्स में। तो अब इसके हार्मोनिक एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक कांस्टेंट पार्ट आएगा, डीसी पार्ट, मींस यही वोल्टेज है स्केयर वेव वाली। इसके अंदर एक टुकड़ा है जो कांस्टेंट है, तो ये डीसी कांस्टेंट हो गया, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। ये हमारा क्या है? डीसी पार्ट प्लस फंडामेंटल पार्ट। फंडामेंटल पार्ट भी होगा जो हम चाहते हैं एक्चुअल में, साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसी। ये Vm1 sin t क्या है? ये फर्स्ट फंडामेंटल पार्ट है। Vm1, Vm इसकी मैक्सिमम वैल्यू है फंडामेंटल कंपोनेंट की। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ जो पार्ट आ रहा है, जैसे हमारे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अभी हमारे के लिए क्या होगी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में 50 हर्ट्ज, तो ये वो वाला पार्ट है। प्लस इसको और ज्यादा इसके आगे इसी स्केयर वेव के और कॉम्पोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं आगे टुकड़ों में। ये है हमारा सेकंड हार्मोनिक। ये इसकी 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी होगी, इसी टाइम पीरियड टी में इसके 2 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। प्लस सोन थर्ड हार्मोनिक, तो ये थर्ड हार्मोनिक आ गया। इसमें Vm3 क्या है? ये मैक्सिमम वोल्टेज है, वैल्यू है इसकी थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट की। साइन 3 ओमेगा टी, इसका क्या मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से।
इस 2t था, इसकी मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से डबल थी। सो ऑन, ये आगे हम चलता ही रहेगा कि हम इसमें 5th हार्मोनिक भी शो कर सकते हैं, 7th हार्मोनिक भी शो कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते क्या है एक्चुअल में, स्क्वायर वेव ऐसी आउटपुट तो आ रही है, उसके अंदर कितने सारे कंपोनेंट्स हैं, डीसी पार्ट भी है, साइन फंडामेंटल पार्ट भी है, फिर हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सो ऑन, बहुत सारे हैं। लेकिन डिजायरेबल क्या है? डिजायरेबल सिर्फ फंडामेंटल पार्ट है, Vm1 sin ओमेगा t, जो हम चाहते हैं। इसका मतलब मुझे स्क्वायर वेव से अगर मैं फंडामेंटल साइन वेव बनाना चाहता हूं तो मुझे ये डीसी हार्मोनिक और ये वाले हार्मोनिक पार्ट और डीसी पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास एक स्क्वायर वेव है, इस उसको मैं, जो स्क्वायर वेव की वोल्टेज है Vt, उसको मैं साइन की टर्म्स में एक्सपेंड कर सकता हूँ, V0 प्लस Vm1 sin ओमेगा t प्लस Vm2 sin 2 ओमेगा t, सो ऑन, आगे चलता रहेगा। अब V0 क्या है? इसमें हमारा डीसी पार्ट, जो भी मैंने पिछली लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया, जैसे यहाँ पे ये डीसी पार्ट था V0, वही हमारा यहाँ पर ये है Vt इक्वल टू V0 प्लस Vm1 sin ओमेगा t, ये हमारा डिजायर्ड पार्ट है, ये बाकी हार्मोनिक्स पार्ट है। इसी तरह से हम करंट की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, IT इज इक्वल टू I0 प्लस Im1 sin ओमेगा t, सो ऑन। करंट की इक्वेशन हम एक्सपैंड कर सकते हैं, फोरियर की मदद से साइन में एक्सपैंड कर सकते हैं। अब IRMS वैल्यू, अगर RMS वैल्यू निकालनी है हमने करंट की, उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? I0 स्क्वायर प्लस 1/2 Im1 स्क्वायर प्लस Im2 स्क्वायर प्लस Im3 स्क्वायर। I0 क्या है? वही डीसी कंपोनेंट, और 1/2 Im1 क्या है? फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का मैक्सिमम वैल्यू। Im2 क्या है? जो सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट है करंट का, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। ये थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हमारे पास IRMS का फॉर्मूला आ रहा है। अब हार्मोनिक्स अनडिजायरेबल क्यों है? हम क्यों चाहते हैं कि हार्मोनिक्स को रिमूव किया जाए? क्योंकि अब आप देखिए IRMS की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अगर हार्मोनिक्स ना होते, ये डीसी पार्ट भी नहीं होना था, ये वाले Im2 स्क्वायर Im3 स्क्वायर भी नहीं होना था, सिर्फ Im1 स्क्वायर बाय 2 होना था, सिर्फ ये वाला पार्ट होना था, इसलिए उसकी वैल्यू नॉर्मली कम होनी थी। लेकिन हार्मोनिक्स की वजह से ये पार्ट इंक्रीज हो रहा है, डीसी पार्ट भी इंक्लूड हो गया, तो IRMS की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये अनडिजायरेबल इफेक्ट है, क्योंकि हमारा करंट बढ़ जाएगा। सेकंड, अब करंट बढ़ा है तो उसके साथ कॉपर लॉसेस भी इंक्रीज होंगे, आई स्क्वायर आर लॉसेस, तो हमारे पावर लॉसेस इंक्रीज हो जाते हैं। थर्ड, पावर फैक्टर डिवाइस का डिक्रीज हो जाता है। पावर फैक्टर क्यों ओवरऑल डिक्रीज होता है? क्योंकि अगर हमारी पावर कांस्टेंट है तो पावर का फॉर्मूला क्या रहेगा? VI cos ऑफ फाई। लेकिन जैसे हमारा करंट बढ़ेगा, अब करंट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि IRMS बढ़ा है, IRMS हमारा इंक्रीज हुआ है, तो उसकी वजह से अगर पावर हमारी कांस्टेंट है, वोल्टेज भी कांस्टेंट है, तो इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? पावर फैक्टर के ऊपर। क्योंकि पावर कांस्टेंट है, तो अगर करंट बढ़ा है तो पावर फैक्टर डिक्रीज होगा। अब वापस से चलते हैं हम AC हार्मोनिक एनालिसिस पे ही। तो जो हमने वोल्टेज की इक्वेशन लिखी थी, अब जिस तरह से RMS वैल्यू हमने करंट की निकाल ली है, उसी तरह से RMS वैल्यू हम वोल्टेज के लिए भी निकाल सकते हैं, जो आउटपुट वोल्टेज आ रही है इन्वर्टर की। उसके लिए ये फॉर्मूला बनेगा, RMS ऑफ VOR इज V0 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ Vm1 स्क्वायर Vm2 स्क्वायर प्लस Vm3 स्क्वायर। V0 स्क्वायर वही डीसी पार्ट है, और Vm1 हमारा डिजायर्ड वैल्यू है, और Vm2 Vm3 हार्मोनिक्स पार्ट है। अब जब इसको हम स्क्वायर करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब स्क्वायर करेंगे, तो VOR का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, V0 स्क्वायर हाफ ऑफ, बाकी इक्वेशन सिमिलरली रिपीट होगी। अब इस वैल्यू को अब ध्यान से देखिए, Vm1 स्क्वायर बाय 2, जो Vm1 क्या था? मैक्सिमम वैल्यू था। Vm2 मैक्सिमम वैल्यू सेकंड हार्मोनिक की, Vm3 मैक्सिमम वैल्यू थर्ड हार्मोनिक की। जब मैक्सिमम वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं √2 के साथ, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? RMS वैल्यू। तो यहाँ पे हम वही लिख रहे हैं, जो Vm1 स्क्वायर बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा? V01। V01 क्या है? ये RMS वैल्यू है फंडामेंटल कंपोनेंट की, 1 मतलब फंडामेंटल कंपोनेंट, तो ये RMS वैल्यू है फंडामेंटल कंपोनेंट की। VO2 ये RMS वैल्यू है सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट की। VO3 ये RMS वैल्यू है थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट का। अब इसमें से पूरी सभी में से ये तो RMS वैल्यू ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज की है, तो इनमें से हम डिजायर्ड क्या है? डिजायर्ड हमारी सिर्फ ये वाली वैल्यू है, VO1 का स्क्वायर। अब जो डिजायर्ड वैल्यू है उसको मैं ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज में माइनस कर दूं, तो मैं इस वाली पार्ट को क्या कर रहा हूँ? लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके माइनस कर रहा हूँ।
तो मेरे पास रिजल्टेंट वैल्यू क्या रहेगी, राइट हैंड साइड पे मेरे पास वी नॉट स्क्वायर प्लस VO2 स्क्वायर सो ऑन बचेगा। VO नॉट स्क्वायर क्या है, वही डीसी पार्ट, और भी बाकी सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक सो ऑन चलता रहेगा। ये सारा हमारा हार्मोनिक कंपोनेंट है। अब इस सारे हार्मोनिक कंपोनेंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ VOH। O मींस RMS वैल्यू हार्मोनिक कंपोनेंट के लिए, ठीक है, RMS वैल्यू ऑफ हार्मोनिक कंपोनेंट का स्क्वायर। तो हार्मोनिक कंपोनेंट, अब इसको मैं स्क्वायर को हटाने के लिए इसका अंडर रूट कर दूं, ठीक है, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स वी विल गेट VOH इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VOR स्क्वायर माइनस VO1 स्क्वायर। VOR क्या है, VOR हमारा ये वाली वैल्यू, दैट इज VOR हमारी ओवरऑल इन्वर्टर की आउटपुट वोल्टेज का RMS वैल्यू है। तो जो इन्वर्टर से आउटपुट वोल्टेज आ रही है उसकी RMS वैल्यू का स्क्वायर माइनस जो हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट है इन्वर्टर की आउटपुट वोल्टेज का, उसकी RMS वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये उसका अंडर रूट हमारा बनता है RMS वैल्यू ऑफ हार्मोनिक्स। तो इनमें से सिर्फ यही डिजायरेबल था V नोट 1, ठीक है, और VOH ये सारा हार्मोनिक पार्ट है, ये अनडिजायरेबल है। जब हम रेशो निकालेंगे अनडिजायरेबल जो है हार्मोनिक को डिवाइड करेंगे डिजायरेबल वाली वैल्यू के साथ, तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, जो ऊपर वाली इक्वेशन है इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए V नोट 1, ठीक है, V नोट 1 के साथ। तो VOH पॉन V नोट 1 आ गया, यहाँ पे भी किया तो V नोट 1 हो, यहाँ पे भी किया तो यहाँ पे कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या हुआ, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इज द रेशियो ऑफ हार्मोनिक कंपोनेंट टू द फंडामेंटल कंपोनेंट। जो अनडिजायर्ड है उसकी रेशियो डिजायर्ड वाली वैल्यू के साथ, उसको टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बोलते हैं। इससे हमें पता चलता है कि इन्वर्टर में टोटल जो वैल्यू है आउटपुट की वो एक्चुअल फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से कितनी ज्यादा डेविएट कर रही है, कितनी ज्यादा डिस्टॉर्शन हो चुकी है। तो एक्चुअल में जो साइनसोइडल इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो मार्केट में, वो क्या कर रहे हैं, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को ही रिमूव कर रहे हैं। अब इस वैल्यू को VOR अपॉन V नोट 1 इसको हम 1/G लिख सकते हैं। इस G को क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन फैक्टर। अगर मेरा टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन 0 है, मींस ये वाली V नोट H अपॉन V नोट 1 की रेशियो 0 आ जाए, इसका मतलब हार्मोनिक पार्ट भी 0 हुआ। अगर हार्मोनिक पार्ट VOH 0 है, उसका मतलब ये G की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो G जो डिस्टॉर्शन फैक्टर है, अगर उसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब मेरे पास जो आउटपुट में आ रही है वो प्योर साइन वेव है। और अगर टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की वैल्यू 0 नहीं है और वोल्टेज हार्मोनिक्स भी फिर 0 नहीं होंगे, इसका मतलब G की वैल्यू क्या हमारे पास तब 1 से कम आएगी, और उसका मतलब जो आउटपुट में वेव आ रही है हमारे पास वो डिस्टॉर्टेड होगी, वो साइनोसॉइडल नहीं होगी बल्कि नॉन साइनोसॉइडल होगी। अब G की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। जैसे जैसे G की वैल्यू 0 से 1 की तरफ बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारे इन्वर्टर की आउटपुट वेवफॉर्म प्योर साइन वेव की तरफ जाएगी। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। डिस्प्लेसमेंट फैक्टर या फिर फंडामेंटल पावर फैक्टर। डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर को हम DPF और फंडामेंटल पावर फैक्टर को FDF भी लिख सकते हैं। ये होता क्या है, जैसे हम पावर फैक्टर नॉर्मली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं वही वैसा ही है, दैट इज कोस ऑफ थीटा। बस फर्क ये है, वहां पर नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो पावर फैक्टर लेते हैं वो होता है कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट। और यहाँ पर इन्वर्टर की केस में जो फंडामेंटल पावर फैक्टर है वहां पर होता है पावर फैक्टर क्या है, कोस ऑफ एंगल बिटवीन द फंडामेंटल वोल्टेज कंपोनेंट एंड फंडामेंटल करंट कंपोनेंट। मींस जो एक्चुअल में करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल है वो नहीं, बल्कि जो उनके अंदर हार्मोनिक्स पार्ट को छोड़कर जो डिजायर्ड वाली वोल्टेज की वैल्यू है साइनोसॉइडल वाली V नोट 1 फंडामेंटल कंपोनेंट है, वो वाला फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज और फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट, उनके बीच में जो एंगल आ रहा है उसके कोसाइन को फंडामेंटल पावर फैक्टर बोला जाता है। एक और परफॉर्मेंस पैरामीटर है इंटरेस्टिंग, उसको हम बोलते हैं लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक। लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक क्या है, वो वाला हार्मोनिक जिसकी फ्रिक्वेंसी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के बिल्कुल पास में है। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हमारी क्या है, 50 हर्ट्ज, तो वो वाला हार्मोनिक कंपोनेंट जिसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज के आसपास होगी उसको लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक बोला जाएगा। और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो फंडामेंटल कंपोनेंट के 3% से ज्यादा
या बराबर होता है।